अब आज वाली क्लास में मिक्स क्वेश्चंस फेस करेंगे रिलेशंस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव। अब हर क्वेश्चन पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो ये दो पर्पस सर्व करेंगे। एक तो इन क्वेश्चंस के थ्रू हमारी कंसेप्ट की क्लैरिटी फिर से एक तरह से चेक हो जाएगी, साथ में हमें जो आईआईटी मेंस के क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे पूरी तरह ये टॉपिक अभी रेडी हो जाएगा। तो जो आज वाले क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपल हैं, पर लाइन से बिल्कुल तेज तेज ऑब्जेक्टिव अपने आप करेक्ट सॉल्व करते जाना। तो चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करो। अब देखो हमें टर्म डिफाइंड थी, रिलेशन हमें गिवन है, हमसे कहा गया कि बताओ कि ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस। तो अब हमारा काम क्या था इसमें ऑब्जर्व करना। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने नोटिस करा कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, चारों होने चाहिए, वो चारों अवेलेबल हैं। तो हमें क्लैरिटी है कि रिफ्लेक्सिव की रिक्वायरमेंट तो पूरी है। अब बारी आई सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए हमने क्लियरली समझा हुआ है कि अगर ए बी हो तो बी ए होना चाहिए। तो हमने देखा 1 2 है तो हमने 2 1 को ढूंढा, वो था। 3 1 है तो 1 3 भी होना चाहिए, वो भी है। तो इस रीजन से जो रिलेशन है वो भी सिमेट्रिक भी है। इस केस में हमें पूरी तरह ये क्लियरिटी है कि 2 3 3 2 के चक्कर में गलती से भी नहीं बोलेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अगर 2 3 होता तो 3 2 को होना चाहिए था। बहुत माइनर सा पॉइंट है, अब तक हमें क्लियरिटी होगी। बस पर्पस क्या है कि हम लोग इस पॉइंट को रिकॉल करते रहे बार बार। नेक्स्ट पॉइंट वॉज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमने नोटिस करा, देखो हमने ये चेन बनानी होती है। ए बी है, आगे कोई बी से शुरू हो रहा है, तो 1 2 है एंड देन 2 1 है। इट मीन्स कि 1 1 को होना चाहिए एंड वो है। 3 1 है, 1 3 है तो 3 3 को होना चाहिए, वो भी है। अब सोचो 2 1 है, 1 2 है, 2 2 होना चाहिए, वो भी है। मतलब जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी हैं, तो ये ट्रांजिटिव भी है। ए आर बी बी आर सी के प्रेजेंट होने पे ए आर सी है बीच में, मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो इस केस में जो बेस्ट ऑप्शन होता दैट वुड हैव बीन डी। तो इसका जो सही, अगर हमें सिंगल ऑप्शन अगर मार्क करना होता तो हम क्लियरली डी को मार्क करना चाहिए था, जबकि सही इस केस में ए बी सी डी चारों ही थे। तो जो तीनों फर्स्ट बातों को कवर कर रहा है दैट वाज अ डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट करो। अब हमें क्या बोला गया कि n बार n, m का मतलब है कि n इज अ फैक्टर ऑफ m। तो अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए n इज अ फैक्टर ऑफ n। बिल्कुल सिंपल सी बात, n अपना खुद का फैक्टर तो होगा, तो n इज अ, हर एक नंबर अपना खुद का फैक्टर तो है ही है। तो हमें क्लियरिटी है कि जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो एटलीस्ट है ही है। तो रिफ्लेक्सिव की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है, हमें रिफ्लेक्सिव पे तो क्लियरिटी है कि ये है। अब सिमेट्रिक होने के लिए इफ n इज अ फैक्टर ऑफ m देन m शुड बी अ फैक्टर ऑफ n। अब हमें यह समझ में आया कि इसका कोई सेंस नहीं बना। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12 देन 12 शुड बी अ फैक्टर ऑफ 3। इस बात का कोई सेंस नहीं बना, 12 3 का फैक्टर नहीं होता। तो हमें क्लियरिटी है कि इस केस में जो रिलेशन दिया गया है वो सिमेट्रिक नहीं है। देखो अब होता क्या है कि हमारे मन में ना बहुत सारे डाउट्स आते हैं। कई बार एक बहुत आम डाउट आता है कि एक बच्चा बोलता है कि क्या पता दोनों, जैसे सोचो दोनों 5 5 हों, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5। तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना। बोलना कैसे अपने आप को कि जब जब ए आर बी ट्रू हो तब तब बी आर ए को कंपल्सरली ट्रू होना चाहिए। बीच में कोई अलग से केसेस आते हैं, उस वजह से कंफ्यूज नहीं होना। जब जब ए आर बी ट्रू हो, देखो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12 तो 12 शुड बी अ फैक्टर ऑफ 3। तो इस केस में अगर एक भी ऐसा हमने केस ढूंढ लिया जो कि हमारी कंडीशन को फिट नहीं कर रहा, वहां पे कैंसिल हो गया सिमेट्रिक। तो इस रीजन से ये सिमेट्रिक नहीं है। हमें क्लियर इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा नाम आया ट्रांजिटिव, वो सिंपल था। ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, बी इज अ फैक्टर ऑफ सी, तो ए इज ऑब्वियसली अ फैक्टर ऑफ सी। तो वहां से हमें क्लियरिटी है कि ये ट्रांजिटिव तो है। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, इसका ऑप्शन बन गया डी। बहुत सिंपल था, राइट हुआ होगा। अब नेक्स्ट करो। अब ये भी बहुत काम का इंटरेस्टिंग थियोरेटिकल क्वेश्चन था। सोचो बिल्कुल हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमें दिया कि कोई दो रिलेशंस हैं आर और एस किसी सेट ए के ऊपर डिफाइंड, और दोनों हमें गिवन है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमसे कहा गया कि अब ये सोच के बना के देखो कि क्या जरूरी है कि आर यूनियन एस जब हम करेंगे तो वो भी इक्विवेलेंस होगा। तो हमें क्या करना था इस केस में, अपने माइंड में फटाफट कॉन्ट्राडिक्टरी केसेस क्रिएट करने थे। तो अब ये सोचो कि ए कोई सेट है, अपने आप को मान लो समझाने के लिए ए को एज्यूम कर लेते हैं, मान लो ए 1 2 3 है। क्यों, हम लोगों ने बिल्कुल ये टेस्टिंग मॉडल क्रिएट करा कि भाई हमें अब चेक करना है। तो अगर ए में एलिमेंट्स अगर 1 2 3 हैं, तो अब आर क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा, उसमें 1 1 2 2 3 3 तो तीनों होंगे ही होंगे। अब हमने एक सिमेट्रिक के लिए केस बना लिया, मान लो 1 2 2 1। हमने एक कोई केस बना के देखा सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी ये साथ में हो गया
कि वो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है बीच में, इसलिए ये गिवन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब मान लो हम लोगों ने एस क्रिएट करा, एस में ये तीनों तो होंगे ही होंगे, ये तीनों एज इट इज नीचे आ गए 1 1 2 2 3 3, और मान लो अलग केस बना लिए 1 3 3 1। तो अब अगर हम लोग अगर इन दोनों का यूनियन लेते तो क्या होता, यूनियन लेते तो यूनियन लिए जाने पे ये तीनों एलिमेंट्स तो उसमें आ ही जाते, आर यूनियन एस में 1 1 2 2 3 3 तो आ जाते, और ये भी सारे के सारे एज इट इज आ जाते। पर ये सारे आते ही हमें दिखता कि जो नया रिलेशन आर यूनियन एस बना, क्या हम देख पा रहे हैं कि वो सिमेट्रिक तो होगा, क्यों, उसमें 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 है। पर नोटिस करो कि उसमें 3 1 है और आगे 1 2 है। अब जब आर यूनियन एस बनाओगे तो उसमें 3 1 और 1 2 दोनों हैं, तो उसमें 3 2 भी होना चाहिए था, वो मिसिंग है। तो हमें क्लैरिटी है कि आर यूनियन एस बनाए जाने पे हमने इसमें केस क्रिएट करके देखा कि वो ट्रांजिटिव नहीं आ पा रहा। तो ऐसे और भी ट्रबल्स हो सकती थी, पर देखो इसको हम लोग नोटिस कैसे करते। तो इट वॉज एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन। तो हमें समझ में आ गया कि आर यूनियन एस कम से कम ट्रांजिटिव तो नहीं होगा। तो अब हम लोग अगले ऑप्शन पे चले गए, आर इंटरसेक्शन एस के ऊपर। जब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो हमें समझ में आता है कि अगर मान लो इंटरसेक्शन लिए जाने पे रिफ्लेक्सिव वाले तीनों केसेस तो दोनों में गारंटेड होंगे ही होंगे, तभी तो वो इस केस में इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आर इंटरसेक्शन एस में एक बात तो पक्की है कि 1 1 2 2 3 3 तो तीनों आते ही आते, ये तीनों आ जाते हैं। अब अगर हम लोग सोचें अबाउट एनी अदर केस, तो इफ 1 2 इज कॉमन, फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 2 इसमें भी होता, इफ 1 2 इज कॉमन टू बोथ दीज टर्म्स एंड बोथ दीज सेट्स आर इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर ये दोनों अगर इक्विवेलेंस रिलेशन हैं तो इसमें 1 2 अगर होगा तो इस दोनों में ही 2 1 भी होगा, क्यों, क्योंकि दोनों अपने आप में इक्विवेलेंस रिलेशन थे। तो हमें क्लैरिटी है कि अगर 1 2 इसमें आएगा तो 2 1 भी दोनों में होगा, वो भी कॉमन में आ जाएगा। सिमिलरली जो जो टर्म्स कॉमन होंगी वो सारी ही आ जाएंगी। तो उस केस में जो रिलेशन बनेगा वो कहीं से भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट नहीं करेगा। तो इस रीजन से हम लोग जस्टिफाई कर सके कि जो गिवन कंडीशन है, अगर ये दोनों अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होते तो आर इंटरसेक्शन एस जो बनता वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता। कोई भी सोचो, कोई भी केस जो बनता वो कंप्लीटली, अगर मान लो ये ट्रांजिटिव वाली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कोई एलिमेंट अगर और डालता, अगर वो दोनों में कॉमन होगा तो एज इट इज वो नीचे कॉपी हो जाता, जो नया बनता वो भी कंप्लीटली ट्रांजिटिव हो जाता। देखो ये तीनों तो दोनों में ही थे, ये तो आ ही गए। ऐसे अगर सिमेट्री की रिक्वायरमेंट भी अगर दोनों में होती कॉमन तो वो एज इट इज आ जाती, और ट्रांजिटिव की भी ऐसे ही। तो इस केस में जो सही ऑप्शन बना दैट इज बी। पर बहुत इंटरेस्टिंग, पूरी तरह हमारे लॉजिक को हिलाने वाला, ये बहुत काम का सवाल था। डायरेक्टली स्कूल के एग्जाम में हमें नहीं भी आएगा, पर हमारी अंडरस्टैंडिंग इस वजह से और ज्यादा आगे बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट करो। ये भी था स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर हमें हल्का सा सोचना पड़ा। अब सोचो अगर हम लोग पहले इसमें अगर रिफ्लेक्सिव चेक करते तो हमें क्या बोलना चाहिए था कि ए आर ए को ट्रू होना चाहिए फॉर एवरी ए, मतलब ए इंटरसेक्शन ए को हर बार नल सेट होना चाहिए, विच इज नेवर ट्रू। तो हमें समझ में आ गया कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो इस केस में ये ऑप्शन तो करेक्ट थी। अब अगले वाले पे गए, तो अब अगर सोचो इफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट, if A intersection B is a null set, then B intersection A is also a null set। तो हमें समझ में आ गया कि अगर A R B ट्रू है तो B R A इस केस में ट्रू हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट अब हम आए ट्रांजिटिव के ऊपर। अब बिल्कुल सोचना था कि अगर A और B के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, B और C के बीच में भी अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या जरूरी है कि A और C के बीच में भी कोई कॉमन एलिमेंट ना हो? तो हमें समझ में आता है कि ऐसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मान लो A में एलिमेंट अगर 1 और 2 हो, B में मान लो एलिमेंट्स अगर, केवल अपने आप को समझाने के लिए मान लो B में एलिमेंट अगर कुछ और, अगर मान लो 3 और 4, हम लोग इसके अलावा कोई एग्जांपल लेके देख रहे हैं। देखो A इंटरसेक्शन B की आपकी बार नल सेट है, और B C जो है मान लो कि अगर वो 1 और 5 हो जाए, तो हमें समझ में आता है कि A इंटरसेक्शन B नल सेट है, B इंटरसेक्शन C नल सेट है, लेकिन A इंटरसेक्शन C का नल सेट होना जरूरी नहीं है। तो हमें समझ में आ गया कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस केस में जो करेक्ट ऑप्शंस थे वो A B C तीनों बन जाते। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस केवल हम लोग को थोड़ा और आगे बढ़ाता। अब नेक्स्ट करो। अब देखो ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा हुआ है, बिल्कुल शुरू में क्लास में थ्योरी में हमने इस पॉइंट को समझा भी था। तो अब ये हमारा राइट होना चाहिए था। हमें क्लैरिटी है कि A में अगर m एलिमेंट्स हैं, B में अगर n एलिमेंट्स हैं, तो जब हम A क्रॉस B, जब A और B का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो उसमें नंबर ऑफ पेयर्स आएंगे दैट वुड बी m into n, सिंपली m into n पेयर्स आएंगे A क्रॉस B में।
तो A क्रॉस B जब हम बनाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाते हैं, mn। तो हमें इतनी सी बात समझ में आती है कि इसमें mn एलिमेंट्स होते। अब A क्रॉस B में mn पेयर्स हैं, तो अब रिलेशन को हम क्लियरली ऐसे व्यू कर सकते हैं कि वो इस A क्रॉस B का सबसेट है। तो अगर रिलेशन, कभी भी जब रिलेशन बनता है A से B में, तो वो एक्चुअली कैसे बनेगा, A और B के, A क्रॉस B के ही कोई पार्ट्स लेके बनेगा। तो अ रिलेशन फॉर्म्ड इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो अब A क्रॉस B में नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, m into n। अब उस m into n वाली टर्म्स में से उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं। अगर किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो इस केस में नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर mn। और अगर रिलेशन डिफाइंड होता फ्रॉम R डायरेक्टली फ्रॉम A टू A, तो उस केस में m और n बराबर हो जाते, तो हमारे नंबर ऑफ, उस केस में नंबर कितना बनता, 2 की पावर n into n, मतलब 2 की पावर n स्क्वायर। तो पूरी तरह हमारे माइंड में ये पिक्चर बनी होनी चाहिए कि हमने ये बनाया कैसे। कोई याद करने वाली बात नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। पर एक बार हम लोग जब इस पे एक बार अगर हमने इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा होता है तो फिर हमें बिल्कुल ध्यान में रहती है बातें। बहुत सिंपल हैं पर ऐसे ही पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट करो। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों बहुत इंटरेस्टिंग था उसको नोटिस करना। हमें अगर देखो अभी ये सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर चेंज होती तो ये सेम क्वेश्चन चेंज होता था। देखो कैसे, हमें गिवन था कि ए आर बी का मतलब है कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी लेस देन 1 है। पर जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात है जो हमने कभी पहले सुनी थी पर उस तरह का हमने कोई क्वेश्चन नहीं फेस करा था, तो ये क्वेश्चन अपने आप में हमारी समझ को बहुत बढ़ाएगा। देखना कैसे, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी लेस देन 1 है। तो जो नोटिस करने वाली बात थी वो ये कि ए और बी हमें दोनों गिवन थे कि दे बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। दोनों क्या थे, सेट ऑफ इंटीजर्स थे। तो अगर ए माइनस बी का मॉडुलस दो इंटीजर्स का डिफरेंस लेस देन 1 कैसे हो सकता है, तो लेस देन 1 अगर डिफरेंस होगा तो वो क्या होगा, एक्चुअली 0। तो इस केस में दे हैड एक्चुअली फोर्स्ड अस टू टेक ओनली वन केस इन कंसिडरेशन दैट ए इज इक्वल टू बी। देयर वाज नो अदर केस पॉसिबल। ए बी और दोनों आपस में सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि अब की बार ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं। ए माइनस बी का मॉडुलस अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी को बराबर होना पड़ेगा। तो जो ये रिलेशन बनेगा उसमें एलिमेंट्स कैसे क्यों होंगे, ए कॉमा बी, उसका जो बी है वो भी ए ही होगा। तो इस रिलेशन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4, वो सारे आएंगे। जो जो सेट ऑफ इंटीजर्स में आते हैं वो सारे के सारे आ जाते। तो अब की बार बिना कुछ स्पेशल करे हमें क्लैरिटी थी कि जो रिलेशन बना वो अकेला ए कॉमा ए होगा। वो कैसा बनेगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो दिस वाज द फैक्टर। अब होता क्या, अगर अब ये सोचो सेम क्वेश्चन में अगर यहां पे सेट ऑफ इंटीजर्स की बजाय मान लो सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया होता। सेम क्वेश्चन अगर होता, इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स की जगह अगर मान लो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता, तो अब ये सेम क्वेश्चन में जो हमने ये इंटरेस्टिंग पैटर्न यहां बनाया, हमें समझ में आता है कि अब वो वर्क नहीं करता। अब सोचो ए और बी अगर कोई दो रियल नंबर है, दो रियल नंबर का मॉडुलस लेस देन 1 है, तो अब देखो ये सेम क्वेश्चन अगर हम लोग उसके लिए रिफ्लेक्सिव को चेक करते तो a माइनस ए के मॉडुलस को लेस देन 1 होना चाहिए था, जो कि ट्रू है। देखो ये 0 है, ये 1 है, तो रिफ्लेक्सिव वो हो जाता अगर ये सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात होती। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं कि ए आर बी मतलब a माइनस बी का मॉड लेस देन 1, तो बी आर ए बी माइनस सी का मॉड लेस देन 1, तो वो भी ट्रू हो जाता। b माइनस ए का मॉड लेस देन 1, ए आर बी ट्रू है तो बी आर ए भी ट्रू है। तो हम फंसते जाके ट्रांजिटिव में कि a माइनस बी का मॉड लेस देन 1 है, b माइनस सी का मॉड लेस देन 1 है, तो वहां से ये इंप्लाई नहीं होता कि a माइनस सी का मॉड लेस देन 1 है। a और b के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 से कम है, ऐसे सोचो। b और c का जो डिस्टेंस है वो 1 से कम है, पर क्या पता a और c का डिस्टेंस 1 से बड़ा हो जाए। मान लो b और c के बीच का गैप हो 0.7 का, a और b के बीच का गैप भी 0.7 का हो, तो a और c के बीच का गैप हो गया 1.4 का, दोनों का गैप ऐड हो जाता अगर दोनों अपोजिट साइड पे होते तो इसलिए अगर ये सेट ऑफ रियल नंबर्स होता सेम क्वेश्चन में, तब ये जो गिवन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं होता। तो जो क्वेश्चन अल्टीमेटली फेस करोगे इन अ गुड एग्जामिनेशन, उसमें सेट को भी जरूर ध्यान में रखना। इस केस में देखो उन्होंने यहां से हमें ब्लॉक कर दिया कि हम इस केस में जो a और b को लें, दे हैव टू बी बोथ द सेम इन दिस केस। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, हमारे पैटर्न को एक्चुअली फर्दर एक्सपैंड करता है। तो जो ऑप्शन बनता वो सी था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन का लॉजिक हमें नोन था, पर अब यहां पे नई ट्रबल क्या आई कि एग्जामिनर ने हमें एक नई तरह की लैंग्वेज दे दी।
वो नई लैंग्वेज क्या दी कि हमें दिया कि ए वाले सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 4 एलिमेंट्स हैं और दोनों के बीच में 2 एलिमेंट सेम है। तो हमसे पूछा गया कि जब ए क्रॉस बी हम डिफाइन करेंगे तो उस पर कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो अब देखो हमें ये तो क्लैरिटी है कि ए क्रॉस बी से उतने ही रिलेशन बन सकते हैं जितने ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अब इसमें ट्रबल क्या थी कि वी वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स कितने बनेंगे। तो अब इसको देखो नोटिस करते हैं अगर, तो कभी वैसे ना अगर इस बात को भी समझना, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने गिवन है 3 और 4, मान लो यहाँ पे गिवन होते 7 और 12 और हमें गिवन होता कि दोनों के बीच में 5 एलिमेंट्स कॉमन है। तो कभी याद रखना, मतलब दिस इज ऑल्सो अ लॉजिक इन इटसेल्फ, कि कभी अगर ऐसे बहुत बड़ा नंबर दिया हो ना तो उसके छोटे केस लेके उस नंबर को छोटा करके बना के देख लो। जैसे इस केस में नंबर ऑलरेडी छोटा है, तो मान लो ए अगर होता फॉर एग्जांपल ए बी सी, बी अगर मान लो होता उसमें 2 कॉमन है तो ए बी ई और एफ, ये बनी सिचुएशन। तो अब ये सोचो कि जब हम ए क्रॉस बी बनाते तो हमें दिखता है कि अब की बार ए क्रॉस बी बनाए जाने पे ए आता, ए बी आता, ए ई आता और ए एफ आता, ये 4 बन ही जाते डायरेक्टली। फिर बी को लेने पे भी 4, इसको लेने पे भी 4। तो हमें रियलाइज हुआ कि ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ पेयर्स आएंगे वो इस केस में इन दोनों के बीच में एलिमेंट्स कॉमन आने की वजह से उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, पर आ सकता था किसी और सवाल में। तो इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ पेयर्स विच वर देयर इन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज स्टिल 12। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं 2 की पावर 12। तो जो उसका सही जवाब होता दैट वाज 2 की पावर 12। तो हमने इतनी सी बात को आइडेंटिफाई करना था। देखो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बोथ दी सेट्स वर हैविंग 2 एलिमेंट्स कॉमन। इन दिस केस इट वाज जस्ट समथिंग टू क्रिएट अ कंफ्यूजन इन आवर माइंड्स। पर अगर हम लोगों ने बिल्कुल उसको ऐसे डील करा होता तो हम बिल्कुल सही रूट पे आ जाते। अब नेक्स्ट करो। देखो नोटिस करना, ये क्वेश्चन भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाएगा। देखना कैसे। हमें देखो लैंग्वेज तो कितनी सिंपल सी दी गई कि 2x + y अगर बराबर है 41 के, तो उसमें बारी बारी चेक करो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड सो ऑन। तो अब हमें अपना प्रोसेस समझ में आता है। हमें क्लैरिटी के रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि ए आर ए को ट्रू होना चाहिए फॉर एवरी ए। तो अब की बार जो काम की बात थी वो ये कि x और y दोनों हमें क्लैरिटी थी कि नेचुरल नंबर है, दोनों होंगे नेचुरल नंबर। तो एक तरीका क्या था कि हम लोग अब सोचो कि इसमें डायरेक्टली वैसे अगर देखें तो रिफ्लेक्सिव वाली बात तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है, ए आर ए को ट्रू होना चाहिए फॉर एवरी ए। तो इस केस में ए आर ए का मतलब क्या बन गया, सिंपली 2x x आर एक्स। एक्स आर एक्स का मतलब इस सवाल में क्या बन गया 2x + x, इसको हमेशा 41 होना चाहिए। तो हमें दिखता है ये तो गलत है कि अब की बार ए आर ए फॉर एवरी ए क्या एक के लिए भी नहीं ट्रू, अगर होता भी कुछ के लिए तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, इससे तो हम बाहर हो गए। अब हमने सिमेट्रिक को देखा। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या नोटिस करना था कि अगर 2x + y अगर 41 है तो हमने 2y + x को भी देखना था कि क्या वो भी 41 बनेगा साथ साथ। तो अब हमने यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में जज करना था कि क्या ये ट्रू होगा। अच्छा, अब इसमें बहुत काम की बात है इसको समझना कि इसमें एग्जामिनर देखो हमें कैसे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, जस्ट टू मेक आवरसेल्व्स अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। सोचो सेम क्वेश्चन में इस बात को भी हम लोग करते हैं जज। सो सेम क्वेश्चन में अगर 2x + y = मान लो हमें दिया होता 19/3, हमें ये दिया होता रिलेशन कि x और y का मतलब है 2x + y बराबर हो 19/3 के। तो अब की बार हमें समझ में आता है कि ऐसा कोई x और y नहीं होता जिसको कि इसमें डाले जाने पे x और y ट्रू हो पाए। तो अगर x और y कभी भी ट्रू नहीं है तो रिलेशन कैसा बनेगा, सिमेट्रिक। अगर रिलेशन ये होता 41 की जगह मान लो 19/3 लिखा होता तो हमें दिखता है कि कोई मर्जी x और y ले लो, नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर का आंसर फ्रैक्शन नहीं बन सकता। तो अब की बार x और y कभी भी ट्रू नहीं है तो रिलेशन कैसा बनेगा, सिमेट्रिक। और आगे कैसा बनेगा, ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होता है कि ए आर बी को ट्रू होना चाहिए फॉर एवरी। अब इस केस में अकेली मतलब हम लोग वी आर एबल टू जज कि अगर ए आर बी ट्रू हो और बी आर सी ट्रू हो तो हमने ए आर सी को नोटिस करना है। अगर ये क्वेश्चन होता तो ये रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव ना होता, पर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों हो जाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी ध्यान में रखना। मतलब ये टॉपिक में कंसेप्ट 5 मिनट का ही है, बस उसी 5 मिनट की कंसेप्ट की बार बार प्रैक्टिस है। चलो अब टर्म ये थी, तो 2x + y बराबर है 41 के। तो हमने जज करना था कि क्या 2y + x 41 हो सकता है। तो देखो वी आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट इट डायरेक्टली,
So we had no other option but to actually create the cases very fast and it was very simple. मान लो अगर हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल x को अगर 1 लिया तो y कितना आ जाता, 41 माइनस 2 दैट इज 39, x को 2 लिया तो 37, 3 लिया 35 एंड सो ऑन। तो अब देखो इसमें या तो हम लोग ये पूरे केसेस फैला के बना लेते या फिर अपने माइंड में पकड़ने की करते। देखो x को अगर मैं 1 लेता हूँ, y को अगर 39 लेता हूँ, तो x को 39 लिए जाने पे y को 1 लिए जाने पे 41 नहीं बन सकता क्योंकि 2 इंटू 39 बड़ा नंबर हो जाता। तो हम लोग कहीं कंसेंसस पे आते हैं कि मान लो x को 14 लिया, y को 13 लिया तो बात बन जाए, पर 14 13 है तो 13 15 वैसे ही नहीं है। वैसे हमने जब केसेस बना दिए तो हमें दिखता है कि 139 है, 39 1 इसमें है ही नहीं, तो कोई भी सिमेट्रिक वाला केस है ही नहीं। ये है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 139 के कॉरस्पॉन्डिंग 39 1 भी होना चाहिए था, वो उसमें है ही नहीं, रिलेशन ही अपने सामने बना हुआ है। अब नेक्स्ट क्या बनी, नेक्स्ट स्टेप वॉज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए तो सिमेट्रिक तो नहीं हुआ, सिमेट्रिक तो हमने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि अगर ए आर बी है तो बी आर ए होना चाहिए, वो नहीं है। नेक्स्ट केस था ट्रांजिटिव, तो हमें क्लियरिटी है कि 2x प्लस वाई अगर मान लो है 41 और 2y प्लस जेड अगर अलग से 41 है, तो हमने देखना था कि क्या 2x प्लस जेड भी बराबर 41 के आ पा रहा है। तो अब इसको भी सुनना, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमारे अंडरस्टैंडिंग को और शार्पन करेगी। देखो इस केस में 2x प्लस वाई अगर 41 है तो जो y यहाँ पे वही y यहाँ पे होना चाहिए। हमें सबसे पहले इसमें वो केस आइडेंटिफाई करना था। देखो यहाँ पे 1 है, 39 है, कभी और 39 पहले आ रहा है प्लेस पे, कहीं नहीं आ रहा। 2 और 37 है, कभी 37 फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, नहीं आ रहा, 20 तक ही जा रहा है। तो अब 4 और 33 ये सब बेकार है। तो जो हमारे काम का केस बना वो नोटिस करो, ये 11 और 19 वाला केस है। अगर x में 11 ले लूँ और y अगर 19 ले लें तो दैट वाज अ पॉसिबिलिटी। अब कहीं आगे जो y है वो फर्स्ट प्लेस पे जा रहा है, तो देखो वो यहाँ जा रहा है। तो अगर 2x प्लस वाई अगर बराबर है, हमने नोटिस करा कि 2x प्लस वाई अगर बराबर है 41 के और 2y प्लस जेड अगर बराबर है 41 के, तो क्या 2x मतलब 11 और 3 का आपस में कॉम्बिनेशन मिला के क्या 41 बना रहा है? तो 2 इंटू 11 प्लस 3 मिला के 41 नहीं बना रहा। तो हमें क्लियरिटी है कि 11 3 वैसे भी इसमें पेयर नहीं है, तो हमें क्लियरिटी है कि ये बात यहाँ पे नहीं हो रही, हमें कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं। कोई भी अगर एक भी हमने ऐसा केस आइडेंटिफाई कर लिया कि ए आर बी ट्रू है, बी आर सी ट्रू है, पर ए आर सी मिसिंग है, तो हमें क्लियरिटी है कि उसमें ट्रांजिटिव को आगे देखने की हमें जरूरत ही नहीं। तो इस केस में ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ए आर बी था और आगे बी आर सी था, पर ए आर सी 11 3 मिसिंग था। अच्छा, अब इसमें एक बात और समझना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कि अगर यहां पे 2x प्लस वाई होता 41, देखो वो तो है इनमें से हर केस में, कभी मान लो किसी भी केस के लिए 2y प्लस जेड 41 आगे ना हो रहा होता, मतलब y जो सेकंड वाली पोजीशन पे आ रहा है, जैसे इस केस में यहां पे y 19 बन रहा है, मान लो कभी आगे y 19 होता ही ना, इस केस में तो चलो हो रहा है, मान लो कभी ना होता, तो उस केस में एक्स आर वाई ट्रू था, वाई आर जेड कभी ट्रू नहीं है, तो रिलेशन कैसा बनता? ट्रांजिटिव। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। एक्स आर वाई ट्रू है, वाई आर जेड अगर ट्रू नहीं है तो वहां पे खत्म कहानी, द रिलेशन इज स्टिल ट्रांजिटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस केस में, क्योंकि ए आर बी ट्रू, बी आर सी ट्रू, पर आगे ए आर सी ट्रू नहीं हो रहा, तो वी आर एबल टू टेल कि देखो ये वाली बात फंसती है। ऐसे मान लो 15 11 वाला केस ले लिया, 15 का 11 से लिंक है और आगे 11 का 19 से लिंक है, तो 15 का 19 से लिंक होना चाहिए, वो नहीं है, तो इसलिए रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। कोई भी ऐसा एक केस आइडेंटिफाई कर लिया तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसलिए डायरेक्टली देख के मत छोड़ने की करना। इन क्वेश्चंस में बड़ा कम, बहुत ही कम भेद है। थ्योरी में जब हम लोग का बिल्कुल ऐसे हाथ बना होगा फिर इसके क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होते, पर अब इस क्वेश्चन में अगर मान लो गलती करी तो अपनी गलती को भी आइडेंटिफाई करना, और इसी जो भी हमने जो बात सुनी इसको फिर सुनना। इसको जब हम 2-3 बार इसको हम ग्रास्प करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन जो पिछली 2 क्लासेस से हम देख रहे हैं, दिस इज द 3rd क्लास ऑफ द सेम टॉपिक, तो इफ़ यू आर एक्चुअली एबल टू गो थ्रू दीज क्लासेस अगेन, इनको फिर दोबारा, जब एक बार फिर से हम इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा देखेंगे तो इन बातों में हमारा फ्लो कहीं ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। तो जब भी इस पर टाइम लगे तो इसको फिर से देखो कि इसको कैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस को कैसे इनैक्ट करा साथ साथ। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी देखो सेम पैटर्न पे था, और इसमें अगर किसी भी स्टेप में गलती करी तो उसको नोटिस करना। अभी जब पहले राउंड में इन क्वेश्चंस को देखते हो तो ये सोचो कि इनमें से हर सवाल भी एक्चुअली थ्योरी का पार्ट है, हमें थ्योरी बताई जा रही है,
उसके बाद जब हम असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे या किसी भी बुक में से क्वेश्चंस अब हम देखेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा कि कुछ भी इसके बाहर का नहीं होता, पर एग्जैक्टली ऐसे जब हमें बोलने की समझ आए तो हमारा स्किल बढ़ेगा। अब हमें एक्स और वाई क्या डिफाइंड था कि x माइनस वाई प्लस रूट 2 हमें गिवन है कि इरेशनल है, तो दिस इज द डेफिनेशन। तो हमें क्या चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव हमें समझ में आता है, सिंपल सी बात है, एक्स आर एक्स को देख लो, एक्स आर एक्स का मतलब क्या बन गया, एक्स माइनस एक्स प्लस रूट 2, उसको इरेशनल होना चाहिए और वो है इरेशनल। तो हमें समझ में आ गया कि जो गिवन सिचुएशन है, जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है। क्यों? क्योंकि एक्स आर एक्स हर बार ट्रू है फॉर एवरी एक्स। एक्स कैसे आपकी बार कोई दो रियल नंबर्स हैं। अब बारी आई सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए हमें समझ में आता है कि अगर ए आर बी ट्रू हो, मतलब अगर x माइनस वाई प्लस रूट 2 अगर है इरेशनल, तो हमने देखना है कि क्या y माइनस एक्स प्लस रूट 2 नेसेसरली होगा इरेशनल। देख के फटाफट छोड़ना नहीं है, अब हमने दिमाग लगाना था कि यहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी केसेस कैसे कैसे कर सकते हैं क्रिएट। मान लो समझाने के लिए हमें समझ में आता है कि अगर मान लो x को हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लें, y को 1 ले लें। अगर x को स्क्वायर रूट ऑफ 2 y को 1 लिया तो देखो रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2 वो कैसा बनता, इरेशनल। पर y को अगर उल्टा ले लें, अगर हम y को 1 ले लें और x को रूट 2 ले लें तो ये रूट 2 आपस में कट जाते। तो हमने कोई एक भी अगर ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लिया जिसमें कि x आर y के ट्रू होने पे y आर x अगर ट्रू नहीं है तो खत्म बात, वहां पे वही काम था इस क्वेश्चन में। तो हमने देखा कि अगर x को इफ वी टेक x एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड y एज 1 तो दिस वाज अ रिलेशन, मतलब x और y वाज ट्रू, बट फॉर द सेम फॉर्मेट y और x वाज कॉरेस्पॉन्डिंगली फॉल्स। तो इसलिए देखो ये तो ट्रू हो गया, पर y और x क्या बन गया इस केस में, सिंपली 1, तो वो अब की बार रैशनल बना। तो रूट 2 1 रिलेशन है पर 1 रूट 2 रिलेशन नहीं है, तो बात खत्म वहां पे, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव ये है। अब तीसरी बात है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्लैरिटी है कि अगर x आर y ट्रू है, y आर z ट्रू है, तो x आर z को भी ट्रू होना चाहिए। तो अब हमें वहां पे इसके केसेस जनरेट करने चाहिए कि कभी भी ये वाली गड़बड़ हो सकती है, तो हो सकती थी, बस इसी को हमने जज करना था। मान लो समझाने के लिए x को 1 ले लें और y को 2 रूट 2 ले लें, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, एक केस ले लिया तो हमें दिखता है कि x आर y का मतलब क्या बन जाता, 1 माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट 2, वो कैसा बना, इरेशनल। तो ये रिलेशन तो है, मतलब 1 आर 2 रूट 2 ट्रू है। अब अगर मान लो अब हम इसको ले लें 2 रूट 2, y को ले लें 2 रूट 2 और z को ले लें हम मान लो रूट 2, तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, वो भी हमें दिखता है कि इरेशनल है। ये दोनों कट गए आपस में, क्या बचा, इरेशनल। तो x आर y भी ट्रू है, y आर z भी ट्रू है, पर x आर z क्या बन गया, देखो वही वाला केस बन गया 1 और रूट 2 वाला। x आर z क्या बन गया कि क्या 1 और रूट 2 आपस में कनेक्टेड है, तो 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 को इरेशनल होना चाहिए था, जो कि वो नहीं था। तो इसलिए द गिवन रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों? क्योंकि हमने जब इसके केसेस क्रिएट करे तो वी वर एबल टू आइडेंटिफाई सच केसेस in which this is not true, कि for some x and y, if x or y is true and y or z is true, then we are able to judge कि x or z is not true। यही करना होता है। तो ये क्वेश्चन क्यों अच्छा था, क्योंकि अब की बार डायरेक्टली फिट करा के हम लोग इसको जनरलाइज स्टेटमेंट की तरह प्रूव नहीं कर पा रहे, पर हम लोग जब यहाँ पे वैल्यूज लेके देख रहे हैं तो हमें दिख रही हैं वैल्यूज कि अब की बार इसके और इसके ट्रू होने पे यहाँ पे एक्सेप्शंस ऐसे होंगे जब ये नहीं होगा इरेशनल। तो दिस वाज द टास्क। तो ये कैसा बना, अकेला रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों गलत होते हैं इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इट वाज द लास्ट क्लास फॉर रिलेशंस। अब देखो रिलेशंस पे हम लोगों ने 3 क्लासेस के लेक्चर्स करे अटेंड। तो अब पर्पस क्या है कि किसी भी एग्जाम से पहले, अब देखो जो अब ये जो क्लासेस में क्वेश्चंस करे, अगर इस पे अगर हम लोग का प्रॉपर रिदम बना रहा है तो स्कूल में हमारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता, मतलब कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, इतनी बात पे अगर अपना पूरा होल्ड बनाओ। इसके अलावा जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो साथ में पैरेलल अगर वाइंड अप करो तो हमें दिखेगा कि काम कितना सिंपल है। पर जब हमें ये बिल्कुल इस लेवल तक क्लैरिटी पे आता होगा तो फिर इसमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, वो किसी भी जगह से कहीं से भी आया हो। तो दैट शुड बी द कॉन्फिडेंस। हमारा कंसेप्ट में हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी चेक कैसे होगी, क्वेश्चंस के थ्रू, कि हमें कोई भी बोले तो वी आर एग्जैक्टली एबल टू जज। इट डजंट मीन्स कि हमारे सामने कोई नया सवाल आएगा तो हम कभी ब्लॉक नहीं होंगे, पर स्कूल के लेवल पे तो खैर बिल्कुल भी नहीं होंगे, पर कहीं और भी अगर क्वेश्चन अगर देखो
तो उसमें अगर कोई बात अगर फंसे तो बिल्कुल थ्योरी पे वापस आना कि हमने क्या बात सुनी। तो चलो, जैसे रिलेशंस वाइंड अप करा, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। बस इतने को प्रॉपरली रिवाइज रखना पहले।